हेलो स्टूडेंट्स, सिंडिकेट आईएएस में एक बार पुनः आप सबका ढेरों स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, और इससे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया कि भारत का राष्ट्रपति किन विशेषताओं से युक्त है। साथ ही राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने के लिए किसी व्यक्ति के पास किस प्रकार की योग्यता का होना आवश्यक किया गया है भारत के संविधान में। राष्ट्रपति के संदर्भ में ही आज हम लोग अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोगों का समझने का प्रयास है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया किस प्रकार की है, उस प्रक्रिया का प्रयोग किस संदर्भ में होता है, और साथ ही हम समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनने के लिए व्यक्ति के पास किस प्रकार के एलिजिबिलिटी की आवश्यकता होती है। तो इन तमाम बातों के बारे में हम सब यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। आज का विषय ही है भारत का राष्ट्रपति और उसका निर्वाचन के संदर्भ में थोड़ा हमें समझना होगा कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। और जैसा कि इससे पहले भी हमने आपसे चर्चा किया था कि राष्ट्रपति का जो पद है भारत में शासन के शिखर एवं सर्वोच्च स्तर का पद है। हालांकि सर्वोच्चता, राष्ट्रपति की जो सर्वोच्चता है वो संवैधानिक प्रकार की है। दूसरी बात, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। चूंकि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह गणतंत्रात्मक पद्धति पर आधारित है। गणतंत्रात्मक प्रकार का लोकतंत्र है भारत में, और यही कारण है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति का पद वंश परंपरा के आधार पर भरा नहीं जाता है। जब हम राष्ट्रपति के पद का विश्लेषण कर रहे थे तो इन तथ्यों से आपको हमने अवगत कराया था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। यहाँ पर यह प्रश्न बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख और निर्वाचित प्रकार का राष्ट्रपति, ये कुछ इस प्रकार की व्यवस्था को दिशा निर्देशित करता है कि राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां हैं इस रूप में वह राष्ट्रपति के लिए निर्धारित किए गए हैं जिसका स्वयं राष्ट्रपति प्रयोग कर रहा हो। लेकिन वास्तव में कार्यपालिका का उन्हें केवल संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है संविधान के आधार पर। और यही कारण है कि निर्वाचित राष्ट्रपति होने के बावजूद भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख नहीं होता है। उसे संवैधानिक प्रमुख के दायरे तक सीमित रखा गया है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। जब भी हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अध्ययन करते हैं, निर्वाचन की जो पद्धति है, निर्वाचन की जो जटिल पद्धति है, हमें उसे समझने की आवश्यकता होती है। आज की क्लास में हम लोग इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की जिस प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है वह प्रक्रिया क्या है, संविधान में निर्वाचन के संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए हैं, और साथ ही कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन होना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वह राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करे, उसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इन तमाम बातों को समझने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले यदि हम भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर संवैधानिक स्थिति को समझें तो इस संदर्भ में आपको कम से कम 3 अनुच्छेदों पर फोकस करना होगा। आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 71। ये 3 ऐसे अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े हैं। निर्वाचन की व्यवस्था, निर्वाचन की जो प्रणाली है, निर्वाचन की जो पद्धति है, और साथ ही अगर निर्वाचन को लेकर यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होता है उस विवाद का समाधान
का अधिकार किसके पास होगा, ये तमाम पहलू इन्हीं 3 अनुच्छेदों में अंतर्निहित किए गए। दूसरी बात कि हम लोग को यह भी समझना होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया जाता है, उस पद्धति की प्रक्रिया क्या होती है, प्रत्याशी बनने के लिए किस प्रकार की अर्हता का होना आवश्यक होता है। इन तमाम बातों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम समझें कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो निर्वाचन से भरा जाता है और इस प्रकार का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आयोजित किए जाते हैं। साथ ही इस प्रकार का निर्वाचन का आधार गोपनीयता का सिद्धांत भी है। यहाँ पर हमें दोनों पहलुओं को समझना होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन और गोपनीय प्रकार का निर्वाचन। यदि हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति जिस निर्वाचन की व्यवस्था से निर्वाचित होता है, इस प्रकार का निर्वाचन सीधे जनता के स्तर पर आयोजित नहीं होते। कहने का हमारा आशय है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जनता, भारत के नागरिक प्रत्यक्ष रूप से अपने मत का प्रयोग नहीं करते, बल्कि भारत के नागरिक अपना राष्ट्रपति का निर्वाचन अपने द्वारा निर्वाचित किए गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करता है। नागरिकों द्वारा जब राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है, निर्वाचन की इसी प्रणाली को या निर्वाचन के इसी प्रकार को हम अप्रत्यक्ष प्रकार का निर्वाचन कहते हैं। यानी हम जब भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन का अध्ययन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें इसी बात को समझने की आवश्यकता होती है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन का आयोजन किया जाता है। दूसरी बात, निर्वाचन के लिए गोपनीयता का सिद्धांत का पालन अनिवार्यतः किया जाता है। यानी कहने का आशय कि निर्वाचक मंडल के सदस्य जो भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं वे गोपनीय आधार पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। यानी जब भी मतदान की प्रक्रिया चल रही होगी, मतदान की प्रक्रिया के दौरान जब निर्वाचक मंडल का सदस्य अपना मत दे रहा होता है तो उस मत को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। उस बैलेट को आम जनों को नजर में लाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि गोपनीयता के आधार पर वह बैलेट में अपना मत डालने के बाद बॉक्स में उसे डाल देता है। तो ये गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के निर्वाचन का आयोजन होता है। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस पद्धति का, किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जाता है। और जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 55 में यह अभी निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक, यहां पर देखिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और एकल संक्रमणीय मत, जिसको कि हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के आधार पर किया जाता है। अब ये दोनों बातों को आपको समझना होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत, इन दोनों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का आयोजन किया जाता है। यहां पर जिस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मैं बात कर रहा हूं, इसका सीधा सा आशय है भारत के समस्त लोगों को, भारत के समस्त नागरिकों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में समान अनुपात में महत्व प्रदान करना। या इसका दूसरा आशय भी आप ले सकते हैं, चूंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत की संघात्मक शासन प्रणाली के तहत किया जाता है, जिसमें हमारी संसद और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं।
भारत में कुछ राज्य बहुत बड़े हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, आप सिक्किम को ले लीजिए, बहुत छोटे राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य हैं, सिक्किम जैसे बहुत छोटे राज्य हैं, कुछ मध्यम श्रेणी के राज्य हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्यों के स्तर पर समरूपता नहीं है। छोटे राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, मध्यम स्तर के राज्य हैं, जहां की विधानसभाओं का आकार और राज्य के विस्तार और उनकी जनसंख्या के आधार पर छोटी बड़ी विधानसभाएं वहां पर स्थापित हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश को देखें तो देश में सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, जहां पर 403 विधायक निर्वाचित होते हैं। तो विधानसभा जो छोटी और बड़ी विधानसभाएं हैं, उनके सदस्यों को और खासकर संसद, अगर संसद की बात करते हैं तो यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ये सब मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अब यहां थोड़ा समझना होगा, जिन राज्यों में विधानसभा बड़ी है, यानी जहां पर विधानसभा सदस्यों की संख्या ज्यादा है, और जहां पर जिन राज्यों में विधानसभा का आकार छोटा है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या बहुत कम है, तो यहां पर एक बड़ी समस्या उत्पन्न होने का खतरा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 4-5 बड़े राज्य आपस में मिलकर एकबद्ध होकर जिसे चाहें मनमाने आधार पर राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित कर सकते थे। तो बड़े राज्यों के निर्वाचन में ज्यादा महत्व नहीं प्रदान किया जाए और छोटे राज्यों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न होने पाए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में बड़े राज्य और छोटे राज्यों को समान आधार प्राप्त होना चाहिए। समान अनुपात में निर्वाचन की व्यवस्था के साथ उन्हें जोड़ने के उद्देश्य से, उन्हें उनके मतों को समान अनुपात में निर्धारित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया है। यानी जब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन का आयोजन होता है, बड़े राज्य और छोटे राज्यों के बीच का जो भेद है उसे दूर करते हुए समान अनुपात में सबको प्राथमिकता और वरीयता प्रदान करने के उद्देश्य से ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जहां तक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की बात है, तो एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था का सीधा सा आशय है कि जब इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स, जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो वह मत अधिमानी मत के आधार पर प्रयोग में आना चाहिए। यानी कहने का आशय है कि राष्ट्रपति पद के लिए जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, सभी प्रत्याशियों को अधिमान्यता के आधार पर, एक क्रम के आधार पर, या जिसे ज़्यादा लाइक करते हैं उसी क्रम के आधार पर मत देना अनिवार्य होता है। सपोज दैट राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यदि 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, तो निर्वाचक मंडल का प्रत्येक सदस्य जब अपने मत का प्रयोग करेगा तो आमतौर पर होता क्या है कि आप किसी एक को अपना मत दे देते हैं, जो साधारण निर्वाचन होता है। लेकिन एकल संक्रमणीय मत का यदि प्रयोग किया जाता है तो यहां पर समझना होगा कि जितने भी प्रत्याशी निर्वाचन के लिए चुनाव मैदान में हैं, बैलेट में जितने प्रत्याशियों का नाम है, सबको अधिमानता के आधार पर, कहने का आशय जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसे 1 नंबर का मत, उससे कम जिसे पसंद करते हैं 2 नंबर का मत, उस आधार पर 3 नंबर का मत, 4 नंबर का मत, 5 नंबर का मत आपको देना होता है। यदि कोई सदस्य जो अपने मत का प्रयोग किया हो लेकिन उसमें खामी रह गई हो, उसने हो सकता है कि किसी एक प्रत्याशी को मत दिया अपना और दूसरे को छोड़ दिया, या अगर 5 प्रत्याशी सपोज दैट हैं, उनमें 4 को मत दिया, 5वां को छोड़ दिया, किसी को भी, किसी के भी नाम के आगे यदि अधिमानी मत का प्रयोग नहीं किया गया है तो ऐसे में
मत अवैध घोषित हो जाएगा, उसकी गणना नहीं की जाएगी। ऐसे मतों की गणना नहीं की जाती है जिस पर सारे प्रत्याशियों को अधिमानता के आधार पर मत नहीं डाला गया हो। तो जितने प्रत्याशी होते हैं सबके नाम के आगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का मत आपको डालना होता है। अब देखिए, जिसमें वोटिंग हो रही है उस समय एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग किस रूप में होता है, एक उदाहरण से आप समझिए। सपोज दैट ये आपका बैलेट पेपर है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं। 5 प्रत्याशी कौन कौन है? तो कोई ए नाम का प्रत्याशी है, बी नाम का प्रत्याशी है, सी, डी और ई नाम का कोई प्रत्याशी है। ये 5 प्रत्याशी हैं जो कि निर्वाचन की प्रक्रिया में सम्मिलित है, पर जिसको क्या प्रत्याशी कहते हैं, उम्मीदवार बोलते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज का जो मेंबर है, जिस दिन वोटिंग हो रही होती है, आएंगे, अपना मत डालेंगे। साधारण तौर पर क्या होता है, जब साधारण निर्वाचन का आयोजन होता है तो जितने ही प्रत्याशी का नाम बैलेट पेपर पर दर्ज है उनमें से किसी एक को आप अपना मत देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जाता है, तो इसलिए यहां पर किसी एक प्रत्याशी को नहीं बल्कि सभी प्रत्याशियों को मत देना अनिवार्य किया गया है। हम इसे ही एकल संक्रमणीय मत के रूप में जानते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं। तो क्या किया जा रहा है, क्या करना होगा, यहां पर जितने प्रत्याशी राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अधिकृत किए गए हैं सभी को वरीयता क्रम के आधार पर मत देना अनिवार्य होगा। तो इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर क्या करेंगे, इन सब को एक क्रम से अपना मत देंगे। जिसको ज्यादा पसंद करेंगे उसे 1 नंबर का मत, उससे थोड़ा कम पसंद है प्रत्याशी को तो 2 नंबर का मत, उससे भी कम अगर पसंद कर रहे हैं आप प्रत्याशी को तो 3 नंबर का मत, उससे भी कम 4 नंबर का मत, और जो सबसे कम पसंद वाला प्रत्याशी है उसे 5 नंबर का मत। तो यहां पर सपोज दैट अगर सी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है तो इलेक्टोरल कॉलेज का कोई मेंबर सी को 1 नंबर का वोट दे देगा। उसके बाद उसकी पसंद का प्रत्याशी ई है तो ई को 2 नंबर का मत। उसके बाद अगर उसकी पसंद जो है ए को लेकर है तो 3 नंबर का मत, उसी प्रकार डी को 4 नंबर का मत और बी को 5 नंबर का मत। यहां ध्यान रखना होगा, जितने भी प्रत्याशी का नाम बैलेट पेपर में दर्ज है सबके नाम के सामने अधिमानता के आधार पर मत देना अनिवार्य होगा। इसमें ऐसा भी आप कोई सदस्य, इलेक्टोरल कॉलेज का कोई सदस्य ऐसा भी कर सकता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का वोट डाला। जैसे देखिए, सी के सामने 1 लिख दिया, ई के सामने 2 लिख दिया। हो सकता है कि बी के नाम के सामने कुछ नहीं लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, खाली स्थान छोड़ दिया हो। तो इस प्रकार का वोट वैध नहीं रह जाता है, उसे इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, अवैध मत की श्रेणी में वो चला जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही अधिमानता का जो क्रम है एक से अधिक प्रत्याशी के नाम के सामने दर्ज कर दिया गया हो। जैसे इस वाले केस में देखें, यहां पर देखिए डी के सामने 4 है और बी के सामने भी 4 लिख दिया गया हो, बी के सामने भी 4 लिख दिया गया, तो 4 नंबर का वोट बी को दिया गया और 4 नंबर का वोट डी को भी दिया गया। ये रिपीटेशन है, अधिमानता का जो है 2 बार प्रयोग कर दिया गया। ऐसा वोट भी काउंटिंग में सम्मिलित नहीं होगा, इनवैलिड वोट की श्रेणी में चला जाएगा, अवैध मत के रूप में इसकी छटाई कर दी जाएगी। तो ये मत क्या है, मत इस प्रकार के मत की जो कैटेगरी है वह अवैध मत की कैटेगरी के रूप में सम्मिलित होगा। तो अधिमानता को हमें इसी आधार पर समझना होगा। अब इसका सर्वाधिक उपयोग वोटिंग के समय तो होता ही होता है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जब मतगणना का आयोजन किया गया हो और निर्वाचन कोटा के बराबर कोई भी प्रत्याशी यदि
निर्वाचन कोटा के बराबर या अधिक मत नहीं प्राप्त किया हो तो एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग वहां पर भी किया जाएगा, द्वितीय चक्र की मतगणना प्रारंभ करने से पूर्व। अब वहां पर होता है, देखिए दरअसल में होता क्या, काउंटिंग कैसे की जाएगी, तो बैलेट खोला जाएगा। बैलेट में जिस भी प्रत्याशी के नाम के आगे एक नंबर का मत दर्ज है, वह वोट उसी के खाते में जाएगा। यानी इस वाले केस में देखिए, सी के आगे एक नंबर का मत डाला गया है, यानी ये वोट किसके खाते में जाएगा, काउंटिंग के समय ये वोट सी के खाते में चला जाएगा। तो इस प्रकार एक एक कर बैलेट खोलकर देखा जाता है कि कौन सा मत किस प्रत्याशी खाते में जाकर गणना में सम्मिलित होगा। अगर सपोज दैट यहां पर इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, एक नंबर का मत ई को और 2 नंबर का मत सी को दिया गया, तो अब यह बैलेट दूसरा बैलेट खोला गया, यह तस्वीर दर्ज है, तो यह वाला मत किसके खाते में जाएगा, ई के खाते में दर्ज हो जाएगा। तो जिस भी प्रत्याशी के नाम के आगे एक नंबर का मत दर्ज है, गणना के समय उसी प्रत्याशी के खाते में वोटों की संख्या दर्ज की जाएगी और इसी आधार पर मतगणना का आयोजन होता है और निर्वाचन कोटा के बराबर या उससे अधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। तो ये 2 चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले ध्यान में रखना होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, जिसका अगर बहुत संक्षेप में कहा जाए तो इसका सीधा सा आशय है कि बड़े राज्यों और छोटे राज्यों को समान आधार प्रदान करने के उद्देश्य से समान अनुपात में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सहभागिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस पद्धति का प्रयोग किया गया है, इस प्रणाली का प्रयोग किया गया है। और दूसरा, जैसा कि हमने कहा कि एकल संक्रमणीय मत का यहां पर प्रयोग होता है। इसका प्रयोग 2 रूपों में होता है, दो बार में होता है, 2 आधारों पर होता है, 2 अवसरों पर होता है, आप कह सकते हैं। पहला अवसर जब मतदान प्रारंभ हो जाता है, मतदान चल रहा होता है, निर्वाचक मंडल का सदस्य जब अपने मत का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो बैलेट में जितने भी प्रत्याशी का नाम है, सभी प्रत्याशियों के नाम के आगे अपनी पसंद के आधार पर एक क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 जैसा चाहें आप मत डालना आवश्यक होता है। तो एक तो यहां पर इसका प्रयोग होता है। दूसरा, इसका प्रयोग एकल संक्रमणीय मत का दूसरा प्रयोग तब होता है जब काउंटिंग आरंभ हो जाती है। क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं कि राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी को निर्वाचन कोटा के बराबर मत को प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि फर्स्ट राउंड की गणना के उपरांत कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन कोटा के बराबर मत को प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसे में फर्स्ट राउंड की गणना की समाप्ति के उपरांत सबसे कम मत लाने वाले प्रत्याशी को गणना की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। यानी मतगणना में अब उसे प्रत्याशी शामिल नहीं किया जाएगा, उसे संक्रमित कर दिया जाता है। यानी यहां पर एकल संक्रमणीय का प्रयोग होगा। उसे संक्रमित, उस प्रत्याशी जिसने सबसे कम मत को प्राप्त किया है, उसे संक्रमित कर मतगणना की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और उसने जितने भी मत को प्राप्त किया है उसे अधिमानता के आधार पर, वरीयता के आधार पर अन्य प्रत्याशियों के बीच में बांट दिया जाता है। तो यहां पर भी एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग होते हुए आप देख सकते हैं। इस पर चर्चा हम और आगे भी करेंगे। तो आपने अभी पद्धति को समझा, उस प्रणाली को समझा जिसके आधार पर राष्ट्रपति निर्वाचन का आयोजन किया जाता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 55 में यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाएगा। साथ ही हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि
राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, इसके लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। और जैसा कि आर्टिकल 54 में स्पष्ट भी किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। यानी संविधान के अनुच्छेद 54 की जो व्यवस्था है, उसके आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का गठन किया जाना अनिवार्य होता है। अब यहां आप देख सकते हैं कि ये जो निर्वाचक मंडल है, इस निर्वाचक मंडल का गठन कैसे होता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य सम्मिलित होते हैं, इसको दूसरे सेंस में समझिएगा। निर्वाचक मंडल का गठन इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि जो भी सदस्य निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होंगे, यानी निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होंगे, केवल वे ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में सहभागिता प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा दिए गए मत के आधार पर होता है। तो यहां पर ये आपको समझना होगा और याद भी रखना होगा, ध्यान भी रखना होगा कि निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं और निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित नहीं होते। तो निर्वाचक मंडल क्या है? भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए गठित किया जाने वाला सदस्यों का एक समूह है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो जितने भी जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, भारत के नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया है। कहां कहां पर निर्वाचित किया है? तो लोकसभा में किया है, विधानसभाओं में किया है और अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा में किया है। तो जितने भी जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए प्रतिनिधि हैं, वे इस निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं और निर्वाचक मंडल के सदस्य ही भारत की जनता की ओर से भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अब यहां पर देखिए, एक इस तस्वीर में आप पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये जितने सदस्य हैं सबके सब निर्वाचित हैं। कौन कौन सदस्य? तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। राज्यों के स्तर पर जो विधायिकाएं हैं, विधानसभाएं हैं, तो राज्यों के स्तर पर विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। और आपका दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानसभाओं की स्थापना की गई है। तो 17वें संविधान संशोधन के आधार पर इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनाया गया है। तो ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जिस निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, उस निर्वाचक मंडल की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो जैसा कि देखिए यहां पर आर्टिकल 54 की बात की गई है। अनुच्छेद 54 में यह अभी निर्धारित किया गया है कि निर्वाचक मंडल की संरचना क्या होगी, कैसी होगी। यहां पर हम देख रहे हैं कि निर्वाचक मंडल की जो संरचना है, उसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली एवं पुडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं, उनके निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। और इन्हीं सदस्यों को, निर्वाचक मंडल के इन्हीं सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और जो दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाएं हैं, उनके सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। भारत की जनता की ओर से निर्वाचक मंडल के यही सदस्य भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। तो इसको पूरी तरह से ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा। और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में खासकर प्रश्न यहां से निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इसे पूर्ण रूप से आप सब याद रखिएगा। अब हमें यह भी समझना होगा कि जो निर्वाचक मंडल का गठन हो रहा है, उस निर्वाचक मंडल में संसद और विधानसभाओं के कुल कितने सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां देखिए,
जो निर्वाचित सदस्य संसद के हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, इनकी कुल संख्या अगर देखें तो 776 है। अब इनमें लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, 233 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, यानी कुल आप देखें तो संसद के कुल 776 सदस्य जो कि निर्वाचित सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं, संसद के सदस्य हैं, वे सब के सब निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। और विधानसभाओं को अगर आप देखें तो राज्यों में जो विधानसभाएं हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं जम्मू कश्मीर को लगाकर, और 28 राज्यों में कुल 4120 सदस्य निर्वाचित श्रेणी के सदस्यों के रूप में विधानसभा के सदस्य हैं। ये सब के सब पार्टिसिपेट करते हैं जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यहां पर हमने चर्चा की जम्मू कश्मीर का, थोड़ा सा समझिएगा जम्मू कश्मीर का हमने क्यों रखा। देखिए, अभी 2022 का जो इलेक्शन हुआ, क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का जो दर्जा प्राप्त था उस दर्जे को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अनुच्छेद 370 को सीमित किया गया, जिसकी परिणति क्या है कि उस सीमित करने के साथ साथ उसे जो स्टेट होने का दर्जा प्राप्त था उसे भी वापस ले लिया गया, संघ शासित क्षेत्र के रूप में उसे स्थापित किया गया है। बल्कि आपको यह भी समझना होगा कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र और लद्दाख का क्षेत्र, यानी जम्मू कश्मीर से लद्दाख के क्षेत्र को अलग कर दिया गया। और इन दोनों नए क्षेत्रों को, यानी जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठित जम्मू कश्मीर है वो, और लद्दाख, इन दोनों को संघ शासित क्षेत्र रूप में सम्मिलित किया गया है। चूंकि अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, निकट भविष्य में चूंकि परिसीमन वगैरह हो गया है तो निकट भविष्य में वहां पर विधानसभा की स्थापना हो जाएगी। तो कहने का आशय है कि हमने 2022 से भी पहले जब राष्ट्रपति का इलेक्शन का आयोजन किया गया उस समय की मैं बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर को भी अगर आप इंक्लूड कर दें तब यह संख्या 4120 बनती है। तो 4120 विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 776 संसद के, राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, अगर इसको टोटल कर दिया जाए, कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो निर्वाचकों की कुल संख्या है वह 4896 है। यानी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जिस निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है उस निर्वाचक मंडल में सदस्यों की कुल संख्या 4896 है, 4896। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अंक है और आप सबको याद रखना चाहिए। अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि वे कौन सदस्य हैं जो निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होते। यानी आपकी जो संसद है, राज्यों के स्तर पर जो विधानसभाएं हैं, उनमें वे कौन से सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित किए जाने वाले निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं बनाया जाता है। और इस संदर्भ में ध्यान रखना होगा कि राज्यसभा के सभी 12 मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होते हैं। 2019 से पहले अगर आप देखें, बल्कि 2020 से पहले की बात अगर आप करें, तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत प्रकार के होते थे। आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। तो अब चूंकि वो व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, इस तरह में आपने आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने संबंधी जो प्रावधान है 2020 से आगे नहीं बढ़ पाया है। तो आज लोकसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत प्रकार का नहीं होता। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या 543 है और सारे के सारे सदस्य निर्वाचित हैं। तो यहां पर ध्यान रखना होगा कि जब हम निर्वाचक मंडल का अध्ययन कर रहे होते हैं और विशेषकर इस बात का अध्ययन कर रहे होते हैं
कि संसद के कौन सदस्य निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होते हैं, तो इस श्रेणी में केवल राज्यसभा के 12 वैसे सदस्य जिनका मनोनयन राष्ट्रपति ने किया है। और इनका मनोनयन राष्ट्रपति कहाँ से करता है? तो चाहे साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में अगर सदस्य ने उल्लेखनीय योगदान किया है तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। तो यहाँ पर नॉमिनेटेड जितने भी मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वे कोई भी इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होते। इसके अतिरिक्त राज्यों के स्तर पर जो विधानसभाएं, तो पहले क्या 2019 तक जो है व्यवस्था थी कि राज्यपाल वहां पर भी अधिकतम एक सदस्य को मनोनीत कर सकते थे आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य के रूप में, लेकिन अब वह प्रणाली भी समाप्त हो चुकी है। तो विधानसभा का कोई भी सदस्य आज की डेट में मनोनीत श्रेणी का नहीं होता, सब के सब निर्वाचित प्रकार के सदस्य होते हैं। इसलिए विधानसभा के सदस्य अनिवार्यतः निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनते हैं। लेकिन कुछ राज्य, जिसमें 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषदों का भी अस्तित्व है। ऐसे राज्यों में जहां पर विधान परिषदें स्थापित हैं, विधान परिषद का कोई भी सदस्य निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होता है। तो यहां देखिए हमने साफ तौर पर लिख दिया है कि राज्यसभा के सभी 12 मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। इसी प्रकार विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की जो विधान परिषदें हैं, वहां पर जितने भी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित श्रेणी के हों, चाहे मनोनीत प्रकार के हों, विधान परिषद का कोई भी सदस्य निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, चूंकि एक विशिष्ट प्रकार का निर्वाचन का आयोजन होता है यहाँ पर, इस प्रकार के निर्वाचन में मत मूल्य का निर्धारण एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। वोट वैल्यू के आधार पर मत का प्रयोग किया जाता है। चूंकि भारत का जो राष्ट्रपति है, वो संपूर्ण भारत को नेतृत्व प्रदान करता है। भारत की जनता का वह नेतृत्व, जनता का वह प्रतिनिधि है। इसलिए इसके निर्वाचन को साधारण निर्वाचन से थोड़ा अलग हटकर व्यवस्था प्रदान की गई है। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए मत मूल्य का प्रयोग किया जाता है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है भारत के समस्त नागरिकों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करना। यानी जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, चूंकि यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आयोजित होता है, जहां पर जनता प्रत्यक्षतः अपने राष्ट्रपति को निर्वाचित नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की ओर से भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। तो ऐसे में कुछ बड़े राज्य हैं, कुछ छोटे राज्य हैं, कुछ मध्यम कैटेगरी के राज्य हैं। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि अपने मत का प्रयोग करे, तो ये सो भी होना चाहिए कि वह कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, उनके मत का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यानी जब वो अपना एक मत का प्रयोग करते हैं, तो केवल यह उनका मत नहीं होता, बल्कि वो जितने लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे हैं, सब की ओर से वो मत डाल रहे होते हैं। तो ऐसे में उस मत का वैल्यू देखा जाता है। इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य निर्धारित होता है। किसी विधानसभा को आप ले लेंगे, उसके एक सदस्य का मत मूल्य निकाल लीजिए और उसके जितने सदस्य हैं, जैसे आप यूपी को ले लीजिए, 403 सदस्य हैं यूपी विधानसभा में निर्वाचित श्रेणी के। अब तो सब निर्वाचित ही होते हैं। 403 सदस्य हैं यूपी विधानसभा में। उनमें प्रत्येक का मत मूल्य निर्धारण करने के लिए क्या करना होगा? एक सूत्र का प्रयोग करना होगा।
यानी जब भी इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स का मत मूल्य का निर्धारण करना हो तो सबसे पहले विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निर्धारित किया जाता है। और जब सभी विधानसभाओं के मत मूल्य इकट्ठे हो जाते हैं तो सबको मिलाकर हम अगले स्टेप में, जो सेकंड स्टेप होता है, संसद के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मत मूल्य का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले राज्यों में जो स्थित विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों का मत मूल्य निर्धारित होते हैं। उसके उपरांत संसद के प्रत्येक सदस्य का, प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि इसका, हमने कहा कि इसका उद्देश्य का मत मूल्य निर्धारित करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि निर्वाचक मंडल के सदस्य जब अपने मत का प्रयोग कर रहे होते हैं तो वह मत केवल उनका मत नहीं होता, बल्कि उन तमाम लोगों का मत होता है जिन्होंने उन्हें अपना प्रतिनिधि निर्वाचित किया है। क्योंकि ये जनता की ओर से मत का प्रयोग करते हैं, तो यही कारण है कि मत मूल्य निर्धारण का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भारत के सभी नागरिकों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करना, भाग लेने का समान सहभागिता प्रदान करना, इसका सबसे बड़ा और मुख्य उद्देश्य है। साथ ही कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों के मतों की जो गणना है वह केवल एक मत के रूप में नहीं, बल्कि इसी मत मूल्य के आधार पर किया जाता है। तो जितना मत मूल्य जिस विधायक का होगा या संसद का सदस्य का होगा, उसी के समान मत मूल्य के आधार पर मतगणना का आयोजन किया जाता है। तब यहां पर देखिए, संसद और विधानसभाओं के जो सदस्य हैं सबके मत मूल्य अलग अलग होते हैं। कोई अगर संसद सदस्य को देखें तो उनका मत मूल्य अलग होगा, विधानसभाओं के, सभी विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य अलग अलग होंगे। हाँ, एक बात कॉमन है कि संसद के, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, सबका मत मूल्य एक समान होगा। लेकिन राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का, हाँ, एक विधानसभा के सभी सदस्य का मत मूल्य एक समान होगा, लेकिन अलग अलग विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य अलग अलग होंगे। अब यहां पर मत मूल्य पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग समझेंगे मत मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। हमने कहा कि सबसे पहले विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य निर्धारित होते हैं। इसके लिए एक विशिष्ट सूत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या सूत्र है? तो किसी विधानसभा को आप ले लीजिए, विधानसभा के किसी एक सदस्य का मत मूल्य बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या को हम विभाजित करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। किसी विधानसभा को आप ले लीजिए, विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य निर्धारित करने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या को हम डिवाइड करते हैं विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है उससे, और इसे एक बार फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 से, या फिर से डिवाइड करते हैं 1000 से। या तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 1/1000 से, या आप फिर से डिवाइड कीजिए 1000 से। दोनों की बात एक ही है। हालांकि यहां पर सूत्र में हमने मल्टीप्लाई 1/1000 से किया है, लेकिन आप चाहें तो इसे डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर मल्टीप्लाई का निशान हटाकर आप डिवीजन का जो सिंबल होता है तो आप डिवीजन 1000 से भी कर सकते हैं। यह सूत्र है विधानसभा के किसी सदस्य के मत मूल्य को निर्धारित करने का। तो यहां पर फिर से आप देख सकते हैं कि विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या, और उसको डिवाइड करना होगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। जो भी अब यहां पर आंकड़े आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/1000 से। अब यहां पर जो भी आंकड़े आपके पास आएंगे विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य उसे कहा जाएगा। अब इस आधार पर हमने थोड़ा सा एक जिज्ञासा को, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है।
देखिए, विधानसभा के एक सदस्य का सर्वाधिक मत मूल्य, यानी कहां के विधानसभा के सदस्य का सबसे अधिक मत मूल्य है। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया या इस प्रकार का कोई प्रश्न आपके जेहन में उत्पन्न हुआ हो, तो इसका उत्तर कहां से मिलेगा? यह विधानसभा है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य 208 है। यहां ध्यान रखना होगा, मत मूल्य का जो निर्धारण है वह 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है और 2026 तक यही स्थिति बनी रहेगी। इसमें किसी प्रकार का फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर 1971 की जनगणना को आधार बनाकर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य का सर्वाधिक मत मूल्य है कितना? 208 है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 403 है। अगर इसको 403 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस आधार पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश विधानसभा का कुल मत मूल्य 83,824 के बराबर बैठता है। 83,824 कुल मत मूल्य है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और यह सर्वाधिक है। जितने भी विधानसभाएं हैं देश में, कुल कितनी विधानसभाएं हैं? राज्यों के स्तर पर 28 विधानसभाएं हैं, और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी को मिला दें, सब में यानी जितने 30 विधानसभाएं हैं सबका यदि एक साथ आकलन किया जाए तो सबसे ज्यादा मत मूल्य की जो विधानसभा है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। और दूसरी जिज्ञासा आपकी होती है कि सबसे कम मत मूल्य किस विधानसभा की है और किस विधानसभा के सदस्यों के पास सबसे कम मत मूल्य उपलब्ध होते हैं। तो ये दोनों में सिक्किम का नाम आपको लेना होगा। सिक्किम विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य देश में सबसे कम है, या इलेक्टोरल कॉलेज के जितने मेंबर हैं उनमें सबसे कम है। यह संख्या है केवल और केवल 7। यानी सिक्किम विधानसभा के सदस्य जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपने मत का प्रयोग करेंगे उनकी गणना केवल और केवल 7 के बराबर होगी। और यही यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपने मत का प्रयोग कर रहा है तो उसकी गणना 208 मत मूल्य के बराबर की जाएगी। इतना बड़ा डिफरेंस है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करने के पीछे की जो अवधारणा है इसी आधार पर तय की गई है। कारण कि जो बड़े राज्य हैं उनका वर्चस्व राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं होना चाहिए और छोटे राज्य कमजोर दिखाई नहीं पड़े, बल्कि बड़े राज्यों के वर्चस्व को कम करने के लिए और छोटे राज्यों की अहमियत को बढ़ाने के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मत मूल्य की व्यवस्था का निर्धारण भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के उद्देश्य से किया गया है। यहां पर अगर आप सिक्किम विधानसभा की बात करें तो सिक्किम विधानसभा में कुल अगर मत मूल्य का हम अध्ययन करें तो सबसे पूरे देश में सबसे कम मत मूल्य वाली जो विधानसभा है वो सिक्किम की विधानसभा है, जहां पर कुल मत मूल्य 224 के बराबर बैठता है। इतना बड़ा डिफरेंस है। तो अभी आपने मत मूल्य का निर्धारण किया है विधानसभा के सदस्यों का। अब हम संसद के सदस्यों के मत मूल्य कितने हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत ही साधारण होगा। संसद के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य निर्धारित करने के लिए बहुत ही साधारण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और सूत्र क्या है? तो राज्य विधानसभाओं के कुल मत मूल्य, यानी जितनी राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाओं में आपका संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा भी सम्मिलित है। तो वर्तमान में 30 विधानसभाएं हैं देश में। सभी 30 विधानसभाओं के कुल मत मूल्य को हम डिवाइड करेंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। तो संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 543 लोकसभा के और 233 राज्यसभा के। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो कुल 776 से आपको डिवाइड करना होगा किसके? राज्य विधानसभाओं के कुल मत मूल्य को। तो इस आधार पर आप सांसदों के मत मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। तो यहां देखिए, अगर हम
संसद के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य को देखें, आकलन करें, तो वर्तमान में, हालांकि 2022 में आप देखें तो जब इलेक्शन किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन जब आयोजित किया गया, तो वैसे तो 1971 की जनगणना के आधार पर और विधानसभाओं की स्थिति जो 2019 तक बनी हुई थी, उस आधार पर देखें तो संसद के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य 708 के बराबर थे। यहां पर देखिए 708। लेकिन 2022 में जब इलेक्शन का आयोजन किया गया, चूंकि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को जब सीमित किया गया और उसे संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया, वहां पर विधानसभा वर्तमान में नहीं है। तो 2022 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा का अस्तित्व नहीं होने की वजह से संसद सदस्यों का जो मत मूल्य है वो 708 न होकर 700 रह गया, जिसके आधार पर निर्वाचन का आयोजन किया गया। लेकिन आमतौर पर यह मत मूल्य 708 के बराबर है। आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा का गठन हो जाएगा और उसमें परिसीमन के आधार पर जब सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी जाएगी, तो ये संख्या एक बार फिर से परिवर्तित होगी। तो अभी 708 या 700 आपको ध्यान में रखना होगा। इस आधार पर अगर आप देखें तो लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं, यानी 543 को आप 708 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये संख्या आपको बैठती है 3,84,444। इसी प्रकार जो राज्यसभा है, इसमें सदस्यों की जो कुल संख्या, निर्वाचित सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 233 है। उसे आप 708 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या बैठेगी 1,64,964। और इस आधार पर संसद के दोनों सदनों में सदस्यों की कुल संख्या 776 बैठती है। 776 को 708 जो मत मूल्य है प्रत्येक संसद सदस्य का, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मत मूल्य आपको संसद का निकल आएगा 5,49,408 के बराबर। तो अब यहां पर देखें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए टोटल, जिसमें विधानसभा और विधानसभा के साथ साथ जो हमारी संसद है, इन दोनों को मिलाकर कुल कितने मत मूल्य के आधार पर मतगणना का आयोजन किया जाता राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। अब यहां पर देखिए राष्ट्रपति निर्वाचन में निर्वाचकों की संख्या और मत मूल्य को हमने समराइज कर दिया। यहां देखिए निर्वाचकों की संख्या और कुल मत मूल्य। निर्वाचक कौन है? तो निर्वाचित सदस्य विधानसभा, कुल कितने विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हैं वर्तमान में? 4,120। इसमें जम्मू कश्मीर का आंकड़ा सम्मिलित है, इस बात को ध्यान रखना होगा। 4,120 और इनका कुल मत मूल्य 5,49,495 है। जबकि संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी कुल संख्या 776 है और इनका कुल मत मूल्य 5,49,408 है। दोनों बहुत थोड़ा सा का डिफरेंस है संसद में और विधानसभाओं के सदस्यों के बीच में। इस प्रकार दोनों को सम्मिलित कर दीजिए तो यहां पर दो प्रश्न आपका जो है उसका सॉल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। पहला प्रश्न आपका होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जिस निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है उसमें कुल कितने सदस्य सम्मिलित होते हैं? यहां पर देखिए 4,896 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित किए जाने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में अपने मत का प्रयोग करते हैं। यह कुल संख्या है, जिसमें कहां से हमने कैलकुलेट किया है तो विधानसभा, जितनी विधानसभाएं हैं उनका 4,120 और जितने संसद के जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या 776, दोनों को मिला दीजिए तो ये संख्या बढ़ती है 4,896। और इस आधार पर कुल मत मूल्य अगर आप देखें टोटल को मिला दीजिए तो 10,98,903 है। यानी सारे सदस्य निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो कुल गणना के लिए जो मत मूल्य उपलब्ध होगा वो कितना होगा? 10,98,903। बहुत बड़ी संख्या है ये। तो इस आधार पर राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए मत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे
कि कोई व्यक्ति, कोई भारत का नागरिक जो राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनना चाहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अपने को प्रस्तुत करना चाहता है, यानी वो राष्ट्रपति बनने की चाहत रखता है, वह प्रत्याशी बनना चाहता है, तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनने से संबंधित किस प्रकार की अर्हता अनिवार्य की गई है, यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो एलिजिबिलिटी है हमें उसका अध्ययन करना होगा। तो यहां पर देखिए प्रत्याशी बनने के लिए क्या चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात। तो इसके पहले आपने योग्यता के बारे में अध्ययन किया है कि वैसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और जिसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, यानी 35 वर्ष से अधिक आयु का हुआ हो। साथ ही वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर वह कार्य नहीं कर रहा हो, पागल अथवा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, तो इन तमाम आधारों पर उसकी योग्यता का निर्धारण होता है। लेकिन जब हम अर्हता की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो इन तमाम योग्यताओं को धारित कर रखा है वह प्रत्याशी बनना चाहता है, तो अब वहां पर उस व्यक्ति के लिए अर्हता का पालन करना अनिवार्य होगा। और अर्हता क्या निर्धारित है, तो अर्हता का निर्धारण किया गया इस रूप में कि कोई भारत का नागरिक राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनने के लिए निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्य उसके नाम का प्रस्ताव करे और 50 अन्य निर्वाचक मंडल के 50 अन्य सदस्य, कम से कम 50 अन्य सदस्य उसका अनुमोदन करें। यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक यदि आपके नाम को प्रस्तुत करते हैं तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनने के लिए अर्ह माना जाएगा, वह प्रत्याशी बन सकता है। तो यहां देखिए, राष्ट्रपति पद हेतु आयोजित निर्वाचन में प्रत्याशी बनने के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। अगर निर्वाचक मंडल में इतने सदस्य आपको फेवर कर रहे हैं तो प्रत्याशी बना जा सकता है। अब निर्वाचन का आयोजन होगा, निर्वाचन के लिए जो मतदान केंद्र निर्धारित होते हैं वो मतदान केंद्र देश की राजधानी जो संसद भवन परिसर है वहाँ पर एक मतदान केंद्र का निर्धारण होता है, और राज्यों में स्थित जो कैपिटल सिटी जहाँ पर हैं वहाँ के जो विधानमंडल परिसर है वहाँ पर मतदान केंद्र का निर्धारण होता है हर एक राज्य में। अब यहाँ देखना होगा जो संसद के सदस्य हैं वे संसद भवन परिसर में निर्धारित मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग करेंगे, और साथ ही जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहाँ पर जो मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं वहाँ भी चाहें तो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो विधानसभा के सदस्य हैं अपने अपनी विधानसभाओं में स्थापित मतदान केंद्र पर वे अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि चाहें तो जो दिल्ली में जो संसद भवन परिसर है वहाँ पर जिस मतदान केंद्र का निर्धारण किया गया वहाँ भी वो अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। इस निर्धारित मतदान केंद्रों के अतिरिक्त यदि निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य किसी दूसरे निर्वाचन केंद्र पर जाकर अपने मत का प्रयोग करना चाहता है, सपोज दैट उत्तर प्रदेश विधानसभा का कोई सदस्य गोवा दौरे पर गया हुआ है, उसी समय राष्ट्रपति का निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा है, उसकी इच्छा है, वह चाहता है कि वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करे, लेकिन अपना मत कहाँ डाले, गोवा में। गोवा विधानसभा में जो मतदान केंद्र निर्धारित किए वहां पर मत देना चाहता है, यानी अपना जो मूल मतदान केंद्र उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्थापित है वहां नहीं मत देकर बल्कि मत का प्रयोग कहां करना चाहता है, वह गोवा विधानसभा में जो मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं वहां जाकर देना चाहता है। तो ऐसा करने के लिए पात्रता उसके पास है, बशर्ते इस संदर्भ में
कम से कम 10 दिन पूर्व निर्वाचन आयोग से उसे अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यानी 10 दिन पूर्व की सूचना के आधार पर निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य अपने निर्धारित मतदान केंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य मतदान केंद्र पर जाकर अपना मत डाल सकता है, अपने मत का प्रयोग कर सकता है। जब मतदान का आयोजन हो रहा होता है, यानी हर एक स्टेट के लिए अलग अलग रंगों में बैलेट पेपर का निर्धारण होता है, इसलिए कि हर एक स्टेट का जो मत मूल्य हो अलग अलग है, काउंटिंग में असुविधा नहीं हो, इस वजह से मतदान के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि जिस बैलेट का प्रयोग किया जाएगा उसका कलर अलग अलग हो। दूसरी बात, हमने कहा कि एकल संक्रमणीय मत के आधार पर इस प्रकार का निर्वाचन आयोजित होता है। यहाँ पर क्या होगा कि निर्वाचक मंडल का सदस्य जब अपने मत का प्रयोग कर रहे होंगे, यानी बैलेट पर जब वो मत दे रहे होंगे, तो ये मत मुहर लगाकर नहीं होता, बल्कि क्रम का निर्धारण करना होता है। जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, सबके नाम के आगे क्रम के आधार पर मत करना अनिवार्य किया गया है। और अगर आप क्रम का प्रयोग नहीं करते हैं या एक ही क्रम को बार बार प्रयोग करते हैं, एक एक नंबर का, दो दो नंबर का, या किसी को 1 नंबर 2 नंबर और फिर से 1 नंबर 2 नंबर आपने मत दे दिया, या किसी को मत दिया किसी को नहीं दिया, तो ये सारी स्थिति सारे के सारे मत अवैध घोषित हो जाएंगे, मतगणना में सम्मिलित नहीं होंगे। तो इस प्रकार मतदान का आयोजन होता है। मतदान के उपरांत अब मतगणना का आयोजन किया जाएगा। मतगणना प्रारंभ करने से पहले जितने भी वैध मतपत्र हैं और जितने अवैध मतपत्र हैं, दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। यानी मतपत्रों की छटनी की जाती है, छटाई की जाती है, वैध मतपत्र को अलग कर लिया जाता है और उसी को आधार बनाकर मतगणना आयोजित की जाएगी। मतगणना आरंभ करने से पहले निर्वाचन कोटा को निर्धारित किया जाता है और निर्वाचन कोटा का निर्धारण करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। वो सूत्र क्या है कि निर्वाचन कोटा को निर्धारित करने के लिए जितने भी डाले गए वैध मत हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। किससे? तो रिक्तियों की कुल संख्या से डिवाइड करते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ निर्वाचन कोटा बराबर डाले गए कुल वैध मत और रिक्त स्थानों की कुल संख्या, यानी कितनी रिक्ति के लिए इस निर्वाचन का आयोजन किया गया है, उसमें हम टोटल में एक जोड़ते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए नीचे ही +1 लिख देते हैं। यह रियल फॉर्मूला है। अब इसको बहुत साधारण बना दिया जाए, इसका सीधा सा आशय होगा, रिक्तियों की कुल संख्या एक ही है। राष्ट्रपति की रिक्ति केवल एक पद के लिए होती है, तो यह संख्या केवल 1 होगी। तो अब यहां पर देखिए, डाले गए कुल वैध मत, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। रिक्तियों की संख्या कितनी है? 1 + 1 = 2। तो डाले गए कुल वैध मत को हम डिवाइड करें 2 से और उसमें 1 जोड़ देते हैं। सपोज दैट कुल डाले गए वैध मत 1000 है, तो हम डिवाइड कैसे निर्वाचन कोटा तय करेंगे? 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो ये संख्या कितनी आएगी? 500 + 1। अगर 1000 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 500 और प्लस आपने 1 जोड़ा है तो 501। 501 क्या है? ये निर्वाचन कोटा है। निर्वाचन कोटा वह जादुई अंक है जिसे प्राप्त करने वाला प्रत्याशी भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। जितने प्रत्याशी पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में, उनमें से कोई भी एक प्रत्याशी, एक ही प्रत्याशी ऐसा कर पाने में सक्षम होगा, कोई एक प्रत्याशी जो निर्वाचन कोटा के बराबर, कम से कम निर्वाचन कोटा के बराबर मत मूल्य प्राप्त कर लेगा, ऐसा प्रत्याशी ही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित किया जाएगा। अब सब यहां पर देखिए, हमने कहा कि केवल एक ही प्रत्याशी ऐसा होगा
जो निर्वाचन कोटा के बराबर या उससे अधिक मत प्राप्त कर सकता है, उससे ज्यादा दूसरा कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं होगा जो कि निर्वाचन कोटा के बराबर मत प्राप्त कर पाएगा। यानी एक से अधिक प्रत्याशी निर्वाचन कोटा के बराबर या अधिक मत प्राप्त नहीं कर सकते। अब इसको कैसे, थोड़ा समझिए। जैसा कि हमने एक उदाहरण दिया आपको कि सपोज दैट 1000 वैध मत है, 1000 वैध मत है। यहां पर 1000 वैध मत डाला गया तो निर्वाचन कोटा 501 के बराबर होगा। अब 1501 अगर किसी एक प्रत्याशी ने प्राप्त कर लिया तो अब कितना बचा टोटल? 499। तो ऐसे हालात में दूसरा कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं होगा जो 501 या उससे अधिक मत को प्राप्त कर सके। तो एक ही प्रत्याशी ऐसा करने में सक्षम होगा। तो निर्वाचन कोटा क्या है? वास्तव में एक जादुई आंकड़ा है। इस जादुई आंकड़े को अचीव करने वाला, इस जादुई आंकड़े को प्राप्त करने वाला प्रत्याशी ही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। तो क्या है, मतगणना से पहले क्या करते हैं? निर्वाचन कोटा का निर्धारण करते हैं। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी को कम से कम निर्वाचन कोटा के बराबर मत को प्राप्त करना अनिवार्य होता है। सूत्र क्या है? तो हमने यहां पर सूत्र भी दे दिया है कि निर्वाचन कोटा बराबर डाले गए कुल वैध मत, उसको हम डिवाइड करते हैं रिक्त स्थानों की संख्या, उसमें 1 जोड़कर और बैलेंस करने के फिर से +1 कर दें टोटल में। तो ये फॉर्मूला आपका है निर्वाचन कोटा के लिए। अब यहां पर हमें समझना होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यदि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का समाधान कैसे होगा, किस आधार पर होगा, उस विवाद का समाधान का अधिकार किसके पास होगा। तो इस संदर्भ में भारत के संविधान में अनुच्छेद 71 में आर्टिकल 71 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद पर सुनवाई का अधिकार, समाधान का अधिकार केवल और केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। यानी राष्ट्रपति निर्वाचन को लेकर यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ हो तो ऐसे विवाद पर सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर की जा सकती है। बाकी किसी भी न्यायालय को या किसी भी न्यायाधिकरण को राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद पर न तो विचार व्यक्त करने का अधिकार है, न ही ऐसे विवादों का समाधान करने के लिए सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस विवाद पर सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का गठन करता है। यानी कम से कम 5 न्यायाधीशों के पीठ के द्वारा ही राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद पर सुनवाई की जा सकती है। और 5 सदस्यों की जो पीठ होती है वो संवैधानिक पीठ कहलाती है। कम से कम 5 या 5 से अधिक सदस्य जब एक साथ मिलकर सुनवाई करते हैं तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूप में जानते हैं, संवैधानिक पीठ कहते हैं। अब कहने का आशय, इसको निष्कर्षता कैसे हम कहेंगे, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई संवैधानिक पीठ के तहत की जाती है और इस संवैधानिक पीठ में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। तो 5 न्यायाधीशों से बनने वाले संवैधानिक पीठ को ही यह अधिकार होता है कि वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उत्पन्न विवाद पर सुनवाई करे। तो इस संदर्भ में देख लीजिएगा, जो संवैधानिक पीठ है उसका गठन अनिवार्यतः किया जाता है और केवल संवैधानिक पीठ को ही ऐसे मामलों पर सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। एक प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति पद को धारण कर रखा है, क्या दोबारा वह प्रत्याशी बन सकता है? क्या दोबारा उसके पास यह अधिकार है कि वह पुनर्निर्वाचित होकर राष्ट्रपति पद को सुशोभित करे? निस्संदेह भारत का संविधान इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाता है, बल्कि यदि आप आर्टिकल 57 का अध्ययन करें तो आर्टिकल 57 में स्पष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति है या जिसने राष्ट्रपति पद का धारण कर रखा हो या रिटायर हो चुका हो
अब वर्तमान में राष्ट्रपति नहीं है, कभी राष्ट्रपति रहा हो, और वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। यदि वह चाहता है कि प्रत्याशी बनकर फिर से राष्ट्रपति का निर्वाचन में वह पार्टिसिपेट करे और निर्वाचित हो जाता है, तो वह भारत के पुनः राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर इस पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि भारत में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस संदर्भ में ये संवैधानिक व्यवस्था है, और इस संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन इसी आधार पर आपको करने की आवश्यकता है। तो आज आपने अध्ययन किया भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, निर्वाचन के संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, संवैधानिक प्रावधानों की स्थिति क्या है। साथ ही आपने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था का अध्ययन किया। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर एक बार निर्वाचित हुआ हो, ऐसा व्यक्ति अधिकतम कितनी बार फिर से राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर सकता है, इन तमाम बातों पर आज चर्चा की गई। आगे हम लोग इस क्लास को जारी रखेंगे और समय समय पर राष्ट्रपति से संबंधित जो अधिकार और शक्तियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और कुछ भी, बहुत कुछ, जो कुछ भी आप राष्ट्रपति के संदर्भ में समझते हैं, उन तमाम विषयों पर चर्चा को हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।